मिनट ठहरे। यस, हाँ जी सर, ओके। तो ये वाले नोट्स स्लाइड्स नहीं हैं बेटा, नोट्स हैं, वर्ड की फाइल है, सामने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना हुआ है, आपको नज़र नहीं आ रहा? किसी स्टूडेंट को नहीं नज़र आ रहा? यस, यस, में जो स्लाइड्स वाला ऑप्शन है, प्रेजेंटर वाला ऑप्शन है, उसको क्लिक करें। ओके, तो ये देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर हर टेस्ट के लिए थ्योरी गिवन है। अब थ्योरी क्या है? जैसे सबसे पहला टेस्ट है हमारे पास मॉलिश टेस्ट। मॉलिश टेस्ट हम किस लिए करते हैं? स्टूडेंट्स अपने अपने माइक्स को म्यूट कर दें, अपने अपने माइक्स को म्यूट कर दें। ओके, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, तो ये वाले जो नोट्स हैं ये हैं आप लोगों के कार्बोहाइड्रेट टेस्ट, यानी कि हम कैसे कार्बोहाइड्रेट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से कार्बोहाइड्रेट्स कौन से हैं, हम कैसे ओलिगोसेक्राइड्स या पॉलीसेक्राइड्स में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम कैसे रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर के दरमियान आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनके दरमियान डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं कि कौन सी रिड्यूसिंग शुगर्स हैं, कौन सी नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। तो ये सारी चीज़ों को टेस्ट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टेस्ट्स होते हैं, बिल्कुल उस तरह जैसे डायबिटीज़ का पर्सन अपने ब्लड ग्लूकोज का टेस्ट करवाता है और वो अपने ब्लड ग्लूकोज मेजर करवाता है। तो ब्लड ग्लूकोज का टेस्ट करने का सिर्फ एक तरीका नहीं होता, बहुत सारे तरीके होते हैं। सबसे ज़्यादा जो पोटेंट है, जो सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल और हमारे लिए आसान है, कन्वीनियंट है, दैट इज़ द किट टेस्ट, जो हम किट्स के थ्रू कर लेते हैं टेस्ट। तो इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स की भी हम टेस्ट करते हैं। जो ग्लूकोज है वो भी एक कार्बोहाइड्रेट है। तो ऊपर क्या गिवन है? ऊपर थ्योरी गिवन है किसकी? कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स है, जो हम ऑलरेडी ये सारा पढ़ चुके हैं। इनके डायरेक्ट टेस्ट पर आते हैं। तो सबसे पहला टेस्ट है मॉलिश टेस्ट। मॉलिश टेस्ट किस लिए किया जाता है? दिस इज अ कॉमन टेस्ट फॉर ऑल कार्बोहाइड्रेट्स लार्जर देन टेट्रोजेस। तो ये किन कार्बोहाइड्रेट्स के लिए किया जाता है, या ये किन कार्बोहाइड्रेट्स को आइडेंटिफाई करता है? वो तमाम कार्बोहाइड्रेट्स को जिनमें 4 कार्बन एटम से ज़्यादा होते हैं, दैट आर टेट्रोजेस, जो 4 से ज़्यादा है, जिनमें 4 कार्बन से ज़्यादा कार्बन होते हैं। द टेस्ट इज ऑन द बेसिस दैट पेंटोजेस एंड हेक्सोजेस आर डिहाइड्रेटेड बाय कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म फरफोरॉल और हाइड्रोक्सी मिथाइल फरफोरॉल रिस्पेक्टिवली। तो आपने क्या करना है? ये क्या है? ये मॉलिश टेस्ट का प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल मतलब कि किस तरह से वो वर्क करता है। वो वर्क कैसे कर रहा है? बाय डिहाइड्रेशन। वो वाले तमाम कार्बोहाइड्रेट्स जो टेट्रोजेस या टेट्रोजेस से बड़े होते हैं, उन तमाम कार्बोहाइड्रेट्स में कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करके वहाँ पे डिहाइड्रेशन करवा दी जाती है। डिहाइड्रेशन होने के बाद हमारे पास क्या बनता है? एक कंपाउंड बनता है फरफराल और हाइड्रोक्सी मिथाइल फरफराल। इनका फरफराल का नीचे स्ट्रक्चर भी गिवन है, आपको स्ट्रक्चर में जाने की ज़रूरत नहीं है। दीज प्रोडक्ट्स कंडेंस विद अल्फा नेफ्थोल टू फॉर्म पर्पल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। फिर हम क्या करते हैं? अपने सैंपल मिक्सचर के अंदर अल्फा नेफ्थोल को ऐड कर देते हैं। जैसे अल्फा नेफ्थोल डलता है तो फरफराल या हाइड्रोक्सी मिथाइल फरफराल क्या करता है? उसके साथ कंडेंस हो जाता है, कंडेंस होकर पर्पल कलर के प्रोडक्ट्स बना देता है। तो अगर हमारे पास किसी सैंपल में पर्पल कलर प्रोड्यूस हो सल्फ्यूरिक एसिड और अल्फा नेफ्थोल डालने के बाद, तो हम उसको क्या कहेंगे कि ये वाला टेस्ट कौन सा है? मॉलिश टेस्ट है। और यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट जो मोनोसेक्राइड प्रेजेंट है दैट इज़ लार्जर देन टेट्रोजेस। इस टेस्ट को परफॉर्म हमने कैसे करना है? इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए ना टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब का पता है आपको क्या होती है? व्हाट इज टेस्ट ट्यूब? यस, मैं अभी आप लोगों को इमेज दिखा देती हूँ टेस्ट ट्यूब की। तो ये देखें स्टूडेंट्स,
ये सारी टेस्ट ट्यूब हैं। दिस इज़ अ टेस्ट ट्यूब। एक ट्यूब है, एक छोटा सा पाइप होता है, ग्लास का बना हुआ होता है, जो नीचे वाले एक एंड से क्लोज होता है और ऊपर वाला उसका एक एंड ओपन होता है। तो दिस एंड इज़ ओपन एंड द लास्ट एंड इज़ क्लोज्ड। तो ये भी देखिए, यहाँ पे भी एक और है इस तरह, ये एक और है। ये सब क्या है? टेस्ट ट्यूब्स हैं। तो इनमें आप अपना क्या करते हो? सैंपल डालते हो। और सैंपल आपने अब कैसे डालना है कि इन द टेस्ट ट्यूब, इस टेस्ट ट्यूब में ऐड 2 ml ऑफ द टेस्ट कार्बोहाइड्रेट। जिस कार्बोहाइड्रेट को आपने टेस्ट करना है उसका 2 ml सॉल्यूशन डाल दें एंड 2 ड्रॉप्स ऑफ अल्फा नेफ्थोल। साथ ही उसमें 2 ड्रॉप्स ऑफ अल्फा नेफ्थोल सॉल्यूशन के डाल दें। केयरफुली इंक्लाइन द ट्यूब एंड पोर ड्रॉप वाइज कंसनट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। फिर आपने क्या करना है? आपने इस टेस्ट ट्यूब को थोड़ा सा इंक्लाइन कर लेना है। इंक्लाइन कैसे कि आपने उसको पकड़ के थोड़ा सा टेढ़ा कर देना है। मैं कोई ढूंढ लेती हूँ पिक्चर ही, ताकि आपको समझ लग जाए उसकी। इंक्लाइन, ये देखें, यस, दिस इज द इंक्लाइन टेस्ट ट्यूब। ये वाली क्या है? इंक्लाइन टेस्ट ट्यूब है, थोड़ी सी टेढ़ी की हुई है। खुद हाथ से पकड़ के उसको थोड़ा सा टेढ़ा कर लेना है। तो आपने क्या करना है? उस टेस्ट ट्यूब को थोड़ा सा इंक्लाइन करके, थोड़ा सा अपनी तरफ झुकाकर उसमें ड्रॉप वाइज सल्फ्यूरिक एसिड डालना शुरू कर देना है यूजिंग अ ड्रॉपर की मदद से अलॉन्ग द साइड्स ऑफ द ट्यूब। ऑब्जर्व द वायलेट कलर एट द जंक्शन ऑफ द टू लिक्विड। फिर अगर वहाँ पे वायलेट कलर प्रोड्यूस होगा, डार्क पर्पल कलर प्रोड्यूस होगा, तो इसका क्या मतलब होगा कि टेस्ट पॉजिटिव आया है और यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट जो इस सोल्यूशन में, टेस्ट सोल्यूशन में प्रेजेंट थे, जो आपको टेस्ट सोल्यूशन गिवन किया गया है, वो टेस्ट सोल्यूशन टेट्रोजिस या टेट्रोजिस से बड़े वाले कार्बोहाइड्रेट्स पर मुश्तमिल है। क्लियर? अब आपने इसको अपनी कॉपीज़ में कैसे लिखना है? नीचे आ जाएं, इसी डॉक्यूमेंट में आपके पास नीचे गिवन है, ये देखें। नंबर 1, आपने इस तरह एक टेबल ड्रॉ करना है। टेबल ड्रॉ करके ये सारा कुछ आपने लाइनिंग वाले पेज पे करना है। आप लोग यहाँ पर इस्तेमाल क्या कर सकते हो? ब्लू पेन या ब्लू बॉल पेन, जो भी आप इस्तेमाल करना चाहो, और साथ में ब्लू मार्कर। लाइनिंग वाले पेज पे आपने ये सारा टेबल ड्रॉ करना है। टेबल ड्रॉ करने के बाद आपने जो आपकी वो वाली साइड है, ब्लैंक साइड है, उस पर आपने कुछ भी नहीं करना। ब्लैंक साइड पे इसमें आपका कुछ भी नहीं होना। तो ये टेबल आपने ड्रॉ करना है। टेबल ड्रॉ करके देखें, ऊपर एक लिखा, ये नंबर 1 है, मॉलिश टेस्ट लिखा। मॉलिश टेस्ट का किस तरह से परफॉर्म करना है वो किया। उसकी ऑब्जर्वेशन क्या आती है? डीप वायलेट कलरेशन आती है, वो करनी है, वो लिख देनी। इन्फरेंस, आपने वहाँ से क्या नतीजा अखज़ किया, वो क्या था? प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, और उसका रिएक्शन वहाँ पर क्या हुआ था, क्यों हुआ था, वो यहाँ पर गिवन है। अब आपने क्या करना है कि ये जो जितना डाटा टेबल में गिवन है, दिस इज़ रैंडम डाटा, ये ठीक डाटा नहीं है। इसकी सबकी थ्योरी ऊपर गिवन है, ये वाली जो मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाई है, ये मॉलिश टेस्ट की, इसी तरह बाकी टेस्ट की। आपने ये वाली थ्योरी लिखनी है, और फिर ये उसकी क्या है, ये उसका टेस्ट है कि किस तरह आपने टेस्ट करना है, ये इन्फ्रेंस है आपका। तो आपने ये वाली चीज़ें लिखनी है। उसमें जो डाटा गिवन है वो वाला आपने डाटा नहीं लिखना, और इसी को ही आपने याद करना है। जो टेबल के अंदर डाटा गिवन है वो याद नहीं करना। टेबल सिर्फ वहाँ पे आपको दिखाया गया कि आपने किस तरह अपनी कॉपीज़ पे बनाना है। इसके बाद नेक्स्ट टेस्ट है फेहलिंग्स टेस्ट, जो हमने लेक्चर में भी किया था, हमने ऑनलाइन क्लासेस में भी किया कि फेहलिंग टेस्ट क्या होता है। फेहलिंग टेस्ट में क्यूप्रस ऑक्साइड, हमारे पास क्यूप्रिक ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन होता है, जिसमें हमारे पास क्यूप्रिक ऑक्साइड प्रेजेंट होता है। उस क्यूप्रिक ऑक्साइड को क्या करते हैं, उसको रिड्यूस कर देते हैं बाय यूजिंग सम कार्बोहाइड्रेट्स, दैट कार्बोहाइड्रेट्स विच आर रिड्यूसिंग। तो हम इस टेस्ट को किस लिए यूज़ कर सकते हैं? इस टेस्ट को यूज़ कर सकते हैं फॉर डिटेक्शन ऑफ रिड्यूसिंग शुगर्स। और उसके लिए हमने क्या करना है, इन अ टेस्ट ट्यूब के अंदर ऐड 2 ml ऑफ टेस्ट कार्बोहाइड्रेट सोल्यूशन। हमने 2 ml ऑफ टेस्ट कार्बोहाइड्रेट सोल्यूशन ऐड करना है एंड ऐड इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ फेहलिंग ए एंड फेहलिंग बी। और फिर हमने क्या करना है, उसमें इक्वल वॉल्यूम में फेहलिंग ए सोल्यूशन या फेहलिंग बी सोल्यूशन डाल देना है एंड प्लेस इट इन अ बॉइलिंग वाटर बाथ। बॉइलिंग वाटर बाथ क्या होता है आपको पता है? किसी स्टूडेंट को आइडिया है बॉइलिंग वाटर बाथ क्या होता है? व्हाट इज बॉइलिंग वाटर बाथ? ओके, वाटर बाथ का आइडिया है किसी को? वाटर बाथ क्या होता है? लेट मी सर्च सम पिक्चर्स।
ओके, तो हमारे पास क्या होता है, बॉइलिंग वाटर बाथ। बॉइलिंग वाटर बाथ ये होता है कि एक एक इंस्ट्रूमेंट है, उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर पानी डालते हैं, वाटर डालते हैं और उसको हीटर पे रख देते हैं। हीटर पे मतलब कि वो ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है कि उसके अंदर इनबिल्ट सिस्टम होता है कि आप जैसे उसको ऑन करते हो तो वहाँ पे पानी जो है वो खुद ब खुद उसके अंदर गर्म होना शुरू हो जाता है। तो पानी जैसे गर्म होगा, आपने इतना पानी उसमें गर्म कर लेना है कि वो बॉइलिंग पे आ जाए, बॉइलिंग टेम्परेचर पे आ जाए। उस बॉइलिंग टेम्परेचर पे, उस बॉइलिंग हॉट वाटर में आपने क्या करना है, अपने इस टेस्ट ट्यूब को रख देना है जिसमें आपने अपना टेस्ट कार्बोहाइड्रेट सोल्यूशन भी डाला हुआ है और उसमें अपने फेलिंग ए सोल्यूशन एंड फेलिंग बी सोल्यूशन भी डाला हुआ है। वो ऐड करके आपने उसमें कुछ देर के लिए फॉर फ्यू मिनट्स छोड़ देना है। उसके बाद आपने टेस्ट ट्यूब को ऑब्जर्व करना है, व्हाट द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स कम्स टू बॉइलिंग, कि बॉयल होने के बाद क्या कंटेंट सामने आते हैं। मिक्स देम टुगेदर एंड ऑब्जर्व एनी चेंज इन कलर और प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। और फिर आपने इसको क्लोजली ऑब्जर्व करना है कि वहाँ पे क्या आपके पास किसी किस्म की कोई चेंज इन कलर या किसी किस्म की कोई प्रेसिपिटेशन आ रही है। अगर तो ब्राउनिश रेड प्रेसिपिटेशन आ रही हो आपके पास तो इट्स मीन कि वहाँ पर आपके पास क्या है कि क्यूप्रस ऑक्साइड के प्रेसिपिटेट बने हैं। और अगर क्यूप्रस ऑक्साइड के प्रेसिपिटेट बने हैं, इसका मतलब है कि आपकी जो शुगर थी, आपके टेस्ट सोल्यूशन में जो शुगर प्रेजेंट थी, दैट इज़ अ रिड्यूसिंग शुगर। ओके, ओके, सो आपने क्या करना है, आपने मोलिश टेस्ट के बाद ये यहाँ पे सबसे नीचे आना है और यहाँ पे आपको टेबल गिवन है, आपने एज इट इज़ ये टेबल बनाना है, पर इसके अंदर जो कंटेंट लिखा हुआ है वो ये वाला कंटेंट आपने नहीं लिखना, आपने ये ऊपर वाला कंटेंट लिखना है, हर टेस्ट का अपना अपना। तो ये है मॉलिश टेस्ट। मॉलिश टेस्ट का ये जो है, ये ऊपर वाला, ये क्या उसका प्रिंसिपल है, तो आपने ये इसको प्रिंसिपल में लिखना है यहाँ पर। तो टेस्ट है, यस श्योर, मैं आप लोगों को सेंड कर दूँगी, अभी थोड़ी देर तक कर दूँगी। क्या कह रहे हो आप? ओके ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने टेबल ड्रॉ करना है और टेबल के अंदर डाटा पुट करना है। ठीक है, टेबल के अंदर डाटा पुट करने के बाद आपने जितने टेस्ट हम करेंगे वो सारे के सारे टेस्ट आपने इस टेबल में डालते जाने हैं। तो सबसे पहला टेस्ट हमने कर लिया मॉलिश टेस्ट। मॉलिश टेस्ट के बाद है हमारे पास फेलिंग्स टेस्ट। अब फेलिंग टेस्ट क्या होता है, जिसको हमने ऑलरेडी अपने लेक्चर में भी पढ़ा है कि रिड्यूसिंग शुगर्स को चेक करने के लिए सबसे ज़्यादा जो हमारे पास टेस्ट होता है वो कौन सा होता है, वो होता है फेलिंग्स टेस्ट या बेनेडिक्ट टेस्ट। तो हमने क्या करना है, फेलिंग टेस्ट को करने के लिए, फेलिंग टेस्ट का प्रिंसिपल क्या होता है कि इस टेस्ट में फेलिंग सोल्यूशन जो है वो ब्लू अल्कलाइन क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन होता है और इसमें जैसे ही ब्लू कलर का सोल्यूशन हीट होता है विद रिड्यूसिंग शुगर्स तो ये रेड कलर के प्रेसिपिटेट्स प्रोड्यूस कर लेता है। रेड कलर के प्रेसिपिटेट्स किसके होते हैं, क्यूप्रस ऑक्साइड के। अगर हमारे सैंपल में रेड कलर के प्रेसिपिटेट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो इसका मतलब कि हमारे सैंपल में जो हमें टेस्ट गिवन सैंपल दिया गया था वो टेस्ट सैंपल में रिड्यूसिंग शुगर्स प्रेजेंट है और हमें पता है रिड्यूसिंग शुगर्स कौन से हैं, ऑल मोनोसेक्राइड्स एंड फ्यू ओलिगोसेक्राइड्स, और कुछ ओलिगोसेक्राइड्स हैं जो क्या होते हैं, रिड्यूसिंग होते हैं। इस टेस्ट को करने के लिए हमने क्या करना है, इन अ टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब में ऐड 2 ml ऑफ द टेस्ट कार्बोहाइड्रेट सॉल्यूशन, हमने टेस्ट कार्बोहाइड्रेट सॉल्यूशन ऐड करना है। यस तो हमने क्या करना है, हमने टेस्ट कार्बोहाइड्रेट सॉल्यूशन ऐड करना है एंड ऐड इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ फेलिंग ए सॉल्यूशन, और फिर क्या करना है, हमने उसमें फेलिंग सॉल्यूशन ऐड कर देना है।
फेलिंग सोल्यूशन ऐड करने के बाद हमने क्या करना है कि उस पूरी की पूरी टेस्ट ट्यूब को बॉइलिंग वाटर बाथ में ले जाना है। बॉइलिंग वाटर बाथ का आपको आइडिया क्या होता है? व्हाट इज बॉइलिंग वाटर बाथ? यस, बॉइलिंग वाटर बाथ हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है इंक्यूबेटर टाइप का। उसमें क्या करते हैं, उसमें वो वाटर बाथ कहलाता है यूजुअली। यस ऑफ कोर्स, आप उसमें भी कर सकते हैं, जैसे मर्जी आप कर लें। आपके पास बस गर्म पानी होना चाहिए, और वो पानी कैसा होना चाहिए? बॉइलिंग पानी होना चाहिए, बॉइलिंग वाटर बाथ होना चाहिए। आपने उसके अंदर अपनी टेस्ट ट्यूब को रख देना है। ये ख्याल रखना है कि टेस्ट ट्यूब उसमें डिप ना हो जाए, ये ना हो जाए आपके सॉल्यूशन के अंदर पानी चला जाए। नो, आपने उसको इतना सा रखना है कि टेस्ट ट्यूब का जो ऊपर वाला ओपन एंड होता है वो पानी से बाहर रहे, ताकि पानी अंदर ना जाए। ठीक है, तो आपने क्या करना है, उसमें प्लेस कर देना है। उसमें प्लेस करने के बाद आपने थोड़ी देर, फ्यू मिनट्स, 2 से 5 मिनट या मैक्सिमम 10 मिनट, इतना आपने वेट करना है। और आपने उसको ऑब्जर्व करते रहना है कि क्या आपकी टेस्ट ट्यूब में कोई रेड कलर के प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं, कुछ रेड कलर के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। अगर तो वहाँ पे कुछ रेड कलर के प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं तो वो क्या होंगे? वो आपके क्यूप्रस ऑक्साइड होंगे। ये होगा वो रेड क्यूप्रस ऑक्साइड होगा। अगर आपके सॉल्यूशन में रेड कलर की क्यूप्रस ऑक्साइड बन गए तो इसका मतलब है आपका टेस्ट पॉजिटिव रहा। आपके जो गिवन आपको सैंपल दिया गया था उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद थे। अगर वहाँ पर रेड कलर की क्यूप्रस ऑक्साइड नहीं प्रेजेंट तो फिर इसका क्या मतलब होगा कि आपका जो टेस्ट है वो नेगेटिव रहा और आपके सॉल्यूशन में रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद नहीं थे। क्लियर? हाँ, बर्नर बेशक नीचे बर्नर चलता रहे, उसका कोई नुकसान नहीं है, पर आपका पानी बॉइलिंग होना चाहिए हर वक्त। तो इसलिए हम वाटर बाथ यूज़ करते हैं। हम बीकर्स को ज़्यादा यूज़ नहीं करते, बीकर से भी कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। पर हम लोग क्या करते हैं, इंक्यूबेटर्स यूज़ करते हैं जब ऑफिशियल लेवल पे, जब हमने सही प्रॉपर रिसर्च करनी होती है उसमें। इंक्यूबेटर में आपको वाटर बाथ दिखा देती हूँ यहाँ पर कि वाटर बाथ कैसा होता है, तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। वाटर बाथ में टेम्परेचर रेगुलेटर लगा होता है। आप वहाँ पे चूँकि वाटर बॉयल होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो हम उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे कर देते हैं सेट, और वो टेम्परेचर फिर उसका जब तक 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचता है, पहुँचने के बाद वो उस पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही रहता है, वो उससे लूज़ नहीं होता, क्योंकि उसमें थर्मो रेगुलेटर लगा हुआ है और आपने उस पर सिलेक्ट किया हुआ है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फिर पानी वो आपका बॉयल ही रहता है, बॉइलिंग ही रहता है, वो बॉइलिंग टेम्परेचर से नीचे नहीं जाता। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले एक YouTube वीडियो दिखाई थी, ये देखें, ये इस तरह आपके पास ये वाटर बाथ होता है। ये देखें, ये जो आपके पास, ये आपको इसमें सिंक नज़र आ रहा है, इस सिंक में वाटर होता है और यहाँ पे इसके पास नॉब लगी हुई होती है, उन नॉब से हम टेम्परेचर जो है रेगुलेट कर लेते हैं, टेम्परेचर डिसाइड कर लेते हैं। टेम्परेचर सेलेक्ट करने के बाद अपनी टेस्ट ट्यूब के स्टैंड को इसके अंदर प्लेस कर देते हैं, पर इस तरह ख्याल रखते हैं कि पानी टेस्ट ट्यूब के अंदर ना चला जाए। क्यों भाई? ओ, 1 मिनट। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी बेटा, ठीक है, कर देंगे। वेलकम। अपना रोल नंबर सर को नोट करवा दें। ओके, हाँ जी। तो स्टूडेंट्स अब ये देखें, ये रहा बॉइलिंग वाटर बाथ। तो ये होते हैं बॉइलिंग वाटर बाथ। ये इसमें ये इतना बड़ा ये सिंक होता है, इसको लिड को ओपन करें तो सिंक है, सिंक के अंदर हम पानी डालते हैं, वाटर डालते हैं, और यहाँ से ये थर्मो रेगुलेटर की अपने जो टेम्परेचर हमें रिक्वायर है वो टेम्परेचर सेट कर देते हैं। तो वाटर जो है वो उस टेम्परेचर तक पहुँच जाता है और फिर उसी पे ही स्टेबल रहता है। और फिर हम क्या करते हैं, जब हमें यहाँ पे नज़र आता है कि उतना टेम्परेचर हो गया है, यानी कि बॉइलिंग पे आ गया है, हम उसके अंदर अपनी टेस्ट ट्यूब्स को प्लेस कर देते हैं, ये ख्याल करते हुए कि टेस्ट ट्यूब के अंदर पानी ना आ जाए, और उसको 5-7 मिनट उसमें रखते हैं और फिर बाहर निकाल के देखते हैं। अगर तो रेड कलर के प्रोडक्ट्स बने हों तो हम उसको कहते हैं कि ये ठीक है, हमारा
टेस्ट जो है वो पॉजिटिव रहा। अगर ना बने तो हम कहते हैं कि टेस्ट हमारा नेगेटिव रहा, यानी कि आपके सोल्यूशन में जो आपको गिवन किया गया था टेस्ट सैंपल, उसमें कोई भी रिड्यूसिंग शुगर्स मौजूद नहीं थे। अब इसी तरह फेलिंग टेस्ट की ही मैं आपको एक यूट्यूब वीडियो दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। नज़र आ रही है आप लोगों को स्क्रीन? जी, क्या वॉश करते हैं? नहीं, ये ज़रूरी नहीं होता कि उसी में वॉश करते हैं। जो आपका होता है ना, बेसिकली मैं इंस्ट्रूमेंट जितने होते हैं उनको सैनिटाइज करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं। ज़्यादातर लेबॉर्ट्रीज में ऑटोक्लेव यूज़ किया जाता है। ऑटोक्लेव भी आपने शायद देखा होगा, इसलिए आपके जहन में ये चीज़ आई है। ऑटोक्लेव भी इसी तरह का बना हुआ होता है, पर उसमें क्या होता है, वो थोड़ा लंबा सा होता है, लाइक ड्रम की तरह होता है, और उसके अंदर एक और छोटा सा बकेट या छोटी जाली की तरह की एक ड्रम प्लेस किया जाता है। उसके अंदर हमने जितने भी मटेरियल, जिन जिन चीज़ों को हमने सैनिटाइज करना है, जिन जिन चीज़ों को हमने ऑटोक्लेव करना है, उन चीज़ों को उसमें प्लेस करते हैं। पानी डालते हैं नीचे, उसके 2 कंपार्टमेंट्स होते हैं। नीचे वाले कंपार्टमेंट में पानी डालते हैं। पानी डालने के बाद थोड़ा सा पानी डलता है, उसमें बहुत ज़्यादा पानी डलता है। उसमें हम अपने इंस्ट्रूमेंट्स को डिप नहीं करते, इंस्ट्रूमेंट्स हमारे सारे के सारे उससे बाहर ही रहते हैं। फिर हम उसका टेम्परेचर सिलेक्ट करते हैं। ऑटोक्लेव का एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर पे ले जाते हैं, उसको अच्छी तरह से लिड क्लोज कर देते हैं। फिर उस पानी की वजह से क्या होता है, उस टेम्परेचर पे पहुंच के उसके अंदर स्टीम पैदा होती है, और वो स्टीम क्या करती है कि जब इतनी देर तक उसमें हमारे इंस्ट्रूमेंट्स पड़े रहते हैं, एक टाइम होता है प्रॉपर, ऑलमोस्ट 1.5 घंटा लग जाता है ऑटोक्लेव करने में। तो वो 1.5 घंटा उसमें फिर पड़े रहते हैं, और वो स्टीम की वजह से सारे के सारे सैनिटाइज हो जाते हैं। वहाँ पे फिर किसी किस्म के बैक्टीरियाज नहीं रहते हैं, उस टेम्परेचर पे जाके बैक्टीरिया सारे किल हो जाते हैं। तो उसका ये प्रिंसिपल होता है ऑटोक्लेव करने का। या फिर समटाइम्स हम डिसइंफेक्टेंट्स भी यूज़ करते हैं, जैसे 90% एथेनॉल, 70% एथेनॉल यूज़ करते हैं टू डिसइंफेक्ट आवर सर्फेसेज। हमारी सर्फेसेज लाइक जहाँ पे हमने पीसीआर वगैरह लगाना होता है, ये सारी बायोकेमिकल टेक्निक्स हैं, मेडिकल की टेक्निक्स हैं। हमने पीसीआर वगैरह लगाना होता है तो वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमारी सर्फेस बहुत क्लीन हो, वहाँ पे किसी भी किस्म की बैक्टीरियल कंटेमिनेशन ना हो, इवन हमारी अपनी कंटेमिनेशन ना हो। क्योंकि आपको पता है हमारी स्किन हर वक्त शेड होती रहती है, हमारे स्किन के सेल्स हर वक्त गिरते रहते हैं, हमें पता नहीं होता। तो अगर हमारे स्किन के सेल्स भी हमारे एक्सपेरिमेंट के अंदर चले गए तो हमारा एक्सपेरिमेंट ख़राब हो जाएगा। मेडिकली तौर पे हमारी सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। बायोकेमिस्ट्री इज़ दी मेडिकल फील्ड, मोर रिलेटेड टू मेडिकल फील्ड। तो हमने इन सारी चीज़ों को प्रिवेंट करना होता है, तो वहाँ पे हम डिसइंफेक्टेंट्स यूज़ करते हैं, ऑटोक्लेव यूज़ करते हैं, ग्लव्स वगैरह, और सारा पूरे प्रॉपर तरीके से काम करते हैं ताकि कहीं से भी कंटेमिनेशन का ख़तरा ना हो। क्लियर? स्टूडेंट्स, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? ओके ओके ओके। तो रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर के लिए मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखा रही हूँ। आप लोगों को आवाज़ आ रही है इसकी? नहीं आ रही? अच्छा ठीक है, अभी अभी मैं लिंक आपको एक भेज रही हूँ, चैट में डाल रही हूँ मैं लिंक। इस लिंक पर जाएं और इसको ओपन करें। जो लोग लैपटॉप्स पे हैं वो तो इजीली देख सकते हैं, जो लोग मोबाइल पे हैं तो फिर वो कुछ देर के लिए लीव कर दें और ये वीडियो देखें। यस यस, आप लोग लिंक ओपन करें और इसको देखें। ओके, लिंक ओपन करें और इसको देखें। ये फेलिंग टेस्ट है जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ये देखें, आपको अपने स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि फेलिंग सॉल्यूशन है और उसका कलर क्या है, ब्लू। स्टूडेंट्स अपने अपने माइक्स को म्यूट कर दें। स्टूडेंट्स अपने माइक्स को म्यूट कर दें।
वलीद अपने माइक को म्यूट करें। ओके, हाँ जी, तो लिंक आप लोगों ने खोल लिया। अब लिंक में आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, या आप लोग यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हो कि हमारे पास क्या है, एक फेलिंग सॉल्यूशन है और आपको कुछ 4 सैंपल्स दिए गए हैं। एक सैंपल में है ग्लूकोज, दूसरे सैंपल में है फ्रुक्टोज, तीसरे में है माल्टोज और चौथे में है लैक्टोज। आपको बताया नहीं गया, ये सिर्फ अभी वैसे ही बता दिया, पर आपको जो, हाँ जी क्या कह रहे हैं, कहाँ पर, क्यों नहीं मिल रहा? सबसे नीचे लिंक ही है। ये ले, मैंने दोबारा कर दिया है। मिल गया अब? ओके, हाँ जी, तो लिंक पे आप लोगों को सामने नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास 4 डिफरेंट सैंपल्स हैं। ये सारे सैंपल्स अननोन है, यहाँ पे उन्होंने नेम्स लिखे हुए हैं, पर आपको जब प्रोवाइड किए जाएंगे प्रैक्टिकल के दौरान वो अननोन सैंपल्स दिए जाएंगे। आपको कहा जाएगा कि बताइए इसमें से कौन सा सैंपल रिड्यूसिंग है, कौन सा सैंपल नॉन रिड्यूसिंग है। आप क्या करेंगे, इन टेस्ट ट्यूब्स को नेम कर लेंगे। कैसे? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। ठीक है, नेमिंग दे देंगे और फिर क्या करेंगे, सब में थोड़ा थोड़ा टेस्ट सोल्यूशन डाल देंगे। जो जो आपको 4 टेस्ट सोल्यूशन दिए गए हैं, हर एक ट्यूब में एक टेस्ट सोल्यूशन, दूसरी ट्यूब में दूसरा टेस्ट सोल्यूशन, तीसरी ट्यूब में तीसरा टेस्ट सोल्यूशन, चौथी ट्यूब में चौथा टेस्ट सोल्यूशन। टेस्ट सॉल्यूशंस डालने के बाद बेटा अपने माइक्स को म्यूट कर लें। फेलिंग सॉल्यूशन आपने, ये अभी हमने इसमें पढ़ा है कि आपने कितना डालना है इसमें फेलिंग सॉल्यूशन। इक्वल वॉल्यूम में, जितने वॉल्यूम में आपने कार्बोहाइड्रेट का सॉल्यूशन लेना है, उतने ही वॉल्यूम में आपने फेलिंग सॉल्यूशन लेना है। अगर आप 2 ml टेस्ट कार्बोहाइड्रेट डाल रहे हो तो 2 ml ही आपने फेलिंग सॉल्यूशन डालना है। अगर 1 ml टेस्ट सॉल्यूशन डाल रहे हो तो 1 ml आपने फेलिंग डालना है। आप पे डिपेंड करता है, आप जितना मर्जी डाल लो, पर दोनों की रेशियो इक्वल रखनी है। ओके, एंड ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी ऑफ टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब मोस्टली 10 ml तक डलती हैं, 10 ml से ज़्यादा नहीं डलती। आपको कोशिश करनी चाहिए कि टेस्ट ट्यूब में 5 ml से नीचे नीचे आपका मटीरियल रहे, आपका सोल्यूशन 5 ml से नीचे नीचे रहे। यस यस यस, वो इसके रीज़न ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि वाटर बाथ अवेलेबल नहीं होता। काफ़ी सारी लैब्स में वाटर बाथ होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जब काम हमारे पास ट्राइपॉड स्टैंड और एक बीकर और पानी से और बर्नर से हो जाता है, तो फिर लोग उस पर इन्वेस्ट नहीं करते। ये देखिए आप लोगों को नज़र आ रहा होगा वाटर बाथ, दिस इज़ ऑल्सो वाटर बाथ, ये भी वाटर बाथ है, वो भी वाटर बाथ है। ठीक है, यस यस, तो वो जो आपकी हाई लैब्स होती है ना, बहुत यानी कि हाईली एक्विप्ड लैब्स, उनमें वो पड़े हुए होते हैं, वो वाले इंक्यूबेटर्स पड़े हुए होते हैं, ताकि आपको रिएक्शंस के लिए कोई मसला ना हो, आप इजीली फ़ौरन कर सको। मेडिकल टेक्निक्स में ये चीज़ें थोड़ा मैटर करती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारी लैब्स में वाटर बाथ्स, वो वाले इंक्यूबेटर्स अवेलेबल नहीं होते, क्योंकि जब हमारा काम एक गैस बर्नर से, एक छोटे बीकर से और उसमें पानी डाल के हमारा काम अगर हो सकता है, तो हम फिर वो वहाँ पे अपने पैसों को इन्वेस्ट नहीं करते, हम अपनी बचत करते हैं, लैब में बचत करते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में क्या होता है, फंडिंग्स वैसे ही हमें बहुत कम मिलती हैं रिसर्च के लिए। अब लैब्स को इस्टेब्लिश करने के लिए फंडिंग्स कम होती हैं, उसके लिए हम चाहते हैं कि हम वो वाली चीज़ें खरीद लें जो जिनका कोई रिप्लेसेबल नहीं है, जिनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। इसको रिप्लेस किया जा सकता है, इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारी एफएससी के लैब्स में तो कभी आपको इनक्यूबेटर मिलेगा ही नहीं ना, तो ये वाली चीज़ें फिर वहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं। और आप लोगों ने शायद एफएससी में भी अपने किया होगा इसको किसी रिएक्शन में। आपकी एक्चुअली मैंने अभी तक आप लोगों की डिपार्टमेंट की लैब्स विज़िट नहीं की हुई, और
प्रोबेबली मुझे लगता है आपके लोगों की लैब्स में नहीं होगा, क्योंकि आपकी होम इकोनॉमिक्स की है लैब, यानी कि आपका तो होम इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट है ना, तो उसमें इतने प्योर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होंगे मोस्ट प्रोबेबली, जबकि बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में हैं। बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में अगर आप जाएं, अगर हमारी यूनिवर्सिटी ओपन हो जाती है पहले पहले, तो मैं अरेंज कर सकती हूँ कि आप लोगों को इंस्ट्रूमेंट्स दिखा दूँ वहाँ पर। तो आपने अब ये देखें, आप लोगों को यहाँ स्क्रीन पे शो हो रहा है, मैंने अभी ये दिखाया आप लोगों को कि आप लोगों को तो टेस्ट सैंपल मिलेगा, वो अननोन मिलेगा। यहाँ पे उन्होंने बताया ताकि कलर चेंजिंग का आपको दिखा सकें। और ये ब्लू कलर क्या हो रहा है? सबको कट रही है मेरी आवाज़? आप थोड़ा सा रूम से बाहर आ जाओ बेटा, या अपनी विंडो वगैरह खोल लो ताकि सिग्नल्स आप लोगों को पूरे मिले। ओके, तो आपने क्या करना है, आपने ये फेलिंग सॉल्यूशन ड्रॉपर की मदद से इसमें डाल देना। आप देख रहे हैं फेलिंग सॉल्यूशन का कलर ब्लू कलर है। जैसे चारों सैंपल्स में डालना है, सैंपल्स में डालने के बाद ये देखें वो डाल रहे हैं उसमें, ठीक है। डालने के बाद आपने क्या करना है, हर एक टेस्ट ट्यूब को कुछ कुछ वक्त के लिए रख देना है वाटर बाथ में, बॉइलिंग वाटर बाथ में। 5 बेटा अपने माइक्स को म्यूट कर लें प्लीज़, थैंक यू। हाँ जी, तो फिर आपने क्या करना है, आपने वाटर बाथ में प्लेस कर देना है इसको, अपनी टेस्ट ट्यूब्स को वाटर बाथ में 5-7 मिनट गुजरेंगे तो क्या होगा, माल्टोज का जो सोल्यूशन है वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। और अब ये देखते हैं हम कि कौन कौन से रेड कलर में कन्वर्ट हुए। ये देखें जी, तो ये दोनों सॉल्यूशंस माल्टोज प्लस लैक्टोज जो पहले ब्लू थे अब रेड कलर के हो गए। तो इससे क्या पता चला कि रिएक्शन हुआ है, और रिएक्शन क्या है, पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि माल्टोज और लैक्टोज दोनों ही रिड्यूसिंग शुगर्स हैं, और हमने पढ़ा था कि रिड्यूसिंग शुगर्स की केमिस्ट्री क्या होती है कि वहाँ पे उनके पास फ्री हेमी एसिटल कार्बन मौजूद होता है। वो फ्री हेमी एसिटल कार्बन है तो वो इजीली लीनियर चेन में कन्वर्ट होकर फ़ौरन से क्या हो जाता है, खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, दूसरे को रिड्यूस कर देता है। क्लियर? तो ये रेड कलर में कन्वर्ट हो गया। तो ये हो गया हमारा एक टेस्ट हो गया। आपने जिन जिन टेस्ट ट्यूब्स में आपके पास कलर आए, आपने जाके एग्जामिनर को बता देना है कि ट्यूब नंबर 1 एंड ट्यूब नंबर 2 में ये कलर आया है, या आपको उन्होंने कोई सैंपल का नेम दिया होगा, सैंपल ए, सैंपल बी, सैंपल सी, सैंपल डी, तो आपने उनको जाके एग्जामिनर को बता देना है, इन्विजिलेटर को बता देना है कि सैंपल ए इज़ रिड्यूसिंग, सैंपल बी इज़ नॉन रिड्यूसिंग, सैंपल सी इज़ रिड्यूसिंग, सो ऑन। अब आगे देखें, आगे है ये सुक्रोज का सोल्यूशन। सुक्रोज के सोल्यूशन में हमने फेलिंग सोल्यूशन डाला और उसको वाटर बाथ पे रख दिया। आफ्टर 5-7 मिनट्स हमने क्या देखा कि 5-7 मिनट गुजरने के बाद भी क्या हुआ है कि सुक्रोज के सोल्यूशन में कोई भी कलर चेंज नहीं आया, जबकि इसमें कलर चेंज आया था। सुक्रोज में कोई कलर चेंज नहीं आया। अगर कलर चेंज नहीं आया तो इसका क्या मतलब हुआ कि दिस सैंपल इज़ नॉन रिड्यूसिंग। तो हमने जाके एग्जामिनर को बता देना है कि सैंपल सी इज़ नॉन रिड्यूसिंग, सैंपल ए एंड बी वॉज रिड्यूसिंग। क्लियर? तो आप लोगों को मैंने लिंक सेंड कर दिया, आप लोग इस लिंक पे जाकर पूरी वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिएगा, आप लोगों को समझ लग जाएगी कि फेलिंग टेस्ट कैसे परफॉर्म किया जाता है। अब फेलिंग टेस्ट के बाद हम आ जाते हैं बेनेडिक्ट्स टेस्ट पे। बेनेडिक्ट्स एंड फेलिंग्स आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। ये दोनों क्या है, बिल्कुल सेम टेस्ट है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ डिफरेंस क्या है, रिएजेंट का डिफरेंस है। बेनेडिक्ट और सोल्यूशन है, फेलिंग और सोल्यूशन है, पर दोनों में ही क्या होते हैं, दोनों में ही क्यूप्रिक ऑक्साइड आइंस प्रेजेंट होते हैं। एज एन फेलिंग टेस्ट, free aldehyde or keto group in the reducing sugars reduce cupric hydroxide in alkaline medium to red colored cuprous oxide. Depending upon the concentration of sugars, yellow to green color is developed. All monosaccharides are reducing sugars as they all have a free reactive carbonyl group. Some disaccharides like maltose have exposed carbonyl groups and are also reducing, but less reactive than monosaccharides. तो आपने क्या करना है, ये इसकी थ्योरी थी, इसका प्रिंसिपल था। प्रिंसिपल क्या कहता है कि इसमें बेनेडिक्ट्स में बिल्कुल उस तरह जैसे फेलिंग टेस्ट में मौजूद थे क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड, इसमें भी क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड आइंस मौजूद होते हैं जो मीडियम टू रेड कलर शो करते हैं। तो आपने क्या करना है, टेस्ट ट्यूब में 2 ml ऑफ बेनेडिक्ट्स रिएजेंट डालना है। बेनेडिक्ट्स रिएजेंट डालने के बाद आपने अपने टेस्ट कार्बोहाइड्रेट डालना है 5 to 6 ड्रॉप्स।
वो डालने के बाद आपने अच्छी तरह सोल्यूशन को टेस्ट ट्यूब में मिक्स कर लेना है और फिर क्या करना है, उसको बॉइलिंग वाटर बाथ पे प्लेस कर देना। बॉइलिंग वाटर बाथ पे प्लेस करने के बाद आपने ऑब्जर्व करना है कि क्या वहाँ पे कोई कलर चेंज आ रहा है। अगर कलर चेंज आया तो इसका मतलब आपकी शुगर रिड्यूसिंग है, अगर कलर चेंज नहीं आया तो उसका मतलब आपकी जो शुगर थी, आपका जो टेस्ट सोल्यूशन था वो रिड्यूसिंग नहीं था। तो ऑब्जर्व द कलर चेंज फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। बेनेडिक्ट्स में आपके पास काफ़ी सारे कलर शो हो सकते हैं, ब्लू से ग्रीन, ग्रीन से येलो, येलो से ऑरेंज और ऑरेंज से अल्टीमेटली रेड। डिपेंड करता है किस पे अमाउंट ऑफ रिड्यूसिंग शुगर के वहाँ पे आपके टेस्ट सैंपल में कितनी अमाउंट में रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट था। अगर रिड्यूसिंग शुगर बहुत थोड़ी अमाउंट में प्रेजेंट था तो फिर क्या होगा, ब्लू कलर आएगा। अगर ज़्यादा, उससे थोड़ा ज़्यादा है तो फिर कलर जो है वो ग्रीन हो जाएगा। ग्रीन के बाद अगर और भी ज़्यादा उसमें कंसनट्रेशन थी तो येलो हो जाएगा, येलो के बाद ऑरेंज हो जाएगा और ऑरेंज के बाद रेड कलर आ जाएगा। फैलिंग में जस्ट रेड होगा, फैलिंग का और कोई कलर नहीं आता, फैलिंग में सिर्फ रेड कलर आता है। क्लियर? बेनेडिक्ट्स रिएजेंट, इट डजेंट मैटर, मैटर नहीं करेगा। बेशक आप पहले वो लिख लें 5 to 6 ड्रॉप्स ऑफ टेस्ट सोल्यूशन, बेशक पहले लिख लें, ये मैटर नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, आप एक ग्लास में कर रहे हो, ग्लास इज टोटली अनरिएक्टिव। ग्लास शीशा ना, शीशा आपका बिल्कुल अनरिएक्टिव होता है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए और फैलिंग और बेनेडिक्ट्स के लिए। तो आप जो इसको मर्जी पहले डाल लो, दोनों चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएंगी तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें इस टेस्ट में एटलीस्ट कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पे फ़र्क पड़ता है, यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बेशक पहले बेनेडिक्ट्स डाल लो, बेशक पहले कार्बोहाइड्रेट सोल्यूशन डाल लो। क्लियर? इसका मुझे आइडिया नहीं है बेनेडिक्ट्स का, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमने खुद भी जब भी लेबॉर्ट्री में एक्सपेरिमेंट किया है तो हमने बेनेडिक्ट्स से इस्तेमाल किया, हमने फैलिंग इस्तेमाल किया, बेनेडिक्ट्स इतना इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि एक ही केमिकल से जब हमारा काम हो रहा है तो हम बेनेडिक्ट्स को इस्तेमाल नहीं करते थे। हम बेनेडिक्ट का चेक कर लेते हैं नेट पे अभी कि बेनेडिक्ट का कलर कैसा होता है। ओके, बेनेडिक्ट्स आप लोगों ने ये मुझे नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट ट्यूसडे को, ठीक है, नेक्स्ट वैसे तो हमारा फ्राइडे को होना है पर इसमें नहीं, मैं चाह रही हूँ कि आप लोगों को वीकेंड मिल जाए ताकि आप लोग अच्छे से बना लो, ठीक है। तो वीकेंड में आराम से बना लेना और फिर ट्यूसडे को, नेक्स्ट जब ट्यूसडे को हमारा लेक्चर होगा उसमें। हाँ जी, तो ये है बेनेडिक्ट्स की एक हमारे पास वीडियो आई है और ये तो अभी टेस्ट सैंपल है हमारा। टेस्ट सैंपल हमने पढ़ा ना कि वो ऑरेंज भी हो सकता है इस तरह। तो टेस्ट ट्यूब चाहिए, यस बेनेडिक्ट्स भी ब्लू कलर का ही होता है, उसी कलर का जैसा फैलिंग था। क्लियर? जैसा फैलिंग था वैसा ही बेनेडिक्ट्स है। ओके, पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर आप लोगों को ये एक्सपेरिमेंट करने का भी मिलता है तो वहाँ पे ज़्यादातर आपको फैलिंग सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है, बेनेडिक्ट्स बहुत कम यूज़ होता है। ओके, नेक्स्ट मूव करें हम लोग। द नेक्स्ट टेस्ट इज, तो अभी तक हमने 3 टेस्ट पढ़े हैं। पहला टेस्ट किसके लिए था? टेट्रोजिस या टेट्रोजिस से बड़ी जो मोनोसेक्राइड्स हैं उनको टेस्ट करने के लिए। दूसरा टेस्ट था फैलिंग, जो किसको टेस्ट करने के लिए था? रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग को, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये टेस्ट वन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को अच्छी तरह आना चाहिए। थर्ड वन इज़ बेनेडिक्ट्स। बेनेडिक्ट्स भी किस लिए हम इस्तेमाल करते हैं? रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर के दरमियान फ़र्क करने के लिए। चौथा टेस्ट है हमारे पास बारफोर्ड्स टेस्ट। ये सारे के सारे टेस्ट हम किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट्स को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बारफोर्ड्स टेस्ट क्या करता है? इट इज़ यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ मोनोसेक्राइड्स शुगर्स इन सोल्यूशन। तो ये किस लिए इस्तेमाल होता है? ये तमाम मोनोसेक्राइड शुगर्स को जो ऑब्वियसली रिड्यूसिंग होती हैं, हमें पता है तमाम मोनोसेक्राइड शुगर्स क्या होती हैं? रिड्यूसिंग होती हैं, उनको टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो बहुत कम हम बारफोर्ड्स टेस्ट करते हैं, हम सबसे ज़्यादा कौन सा टेस्ट करते हैं? फैलिंग करते हैं, जहाँ पे हमें पता चल जाता है कि वो रिड्यूसिंग है। पर फैलिंग में मसला क्या आता है कि फैलिंग में हमें मोनोसेक्राइड नहीं, मोनोसेक्राइड के साथ साथ ओलिगोसेक्राइड्स जो कि रिड्यूसिंग होती हैं उनका भी पता चलता है।
पर यहाँ पर बारफोर्स में सिर्फ मोनोसेक्राइड रिड्यूसिंग शुगर्स का पता चलता है, ओलिगोसेक्राइड रिड्यूसिंग शुगर्स का पता नहीं चलता। क्लियर? तो जो 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 हाँ जी, पूछिए फेलिंग के अंदर। क्या मतलब, मेरा ख्याल है आप ये पूछना चाह रहे हो कि फेलिंग्स टेस्ट करता है रिड्यूसिंग शुगर्स को, और हमें पता है रिड्यूसिंग मोनोसेक्राइड भी होते हैं और रिड्यूसिंग कुछ ओलिगोसेक्राइड्स भी हैं, डाइसेक्राइड जैसे माल्टोज वगैरह। तो हमें ये कैसे पता चलेगा फेलिंग के साथ कि ये मोनोसेक्राइड शुगर थी या ओलिगोसेक्राइड थी? ये नहीं पता चलेगा हमें, वो हमें केमिकल एग्जामिनेशन से पता चलेगा। फेलिंग से हमें सिर्फ ये पता चलेगा कि ये रिड्यूसिंग शुगर है। इसलिए मैंने आपको बताया ना कि आप एग्जामिनर के पास लेके जाओगे और उसको बोलोगे, उसने आपको लेबल करके दिया होगा कि दिस इज सैंपल ए, सैंपल बी, सैंपल सी, सैंपल डी। आप उसके पास जाओगे, उसको कहोगे कि सैंपल ए रिड्यूसिंग है, सैंपल बी रिड्यूसिंग है, सैंपल सी नॉन रिड्यूसिंग है। एग्जामिनर को खुद को पता है कि उसने सैंपल ए में आपको क्या दिया था, सैंपल बी में आपको क्या दिया था, सैंपल सी में आपको क्या दिया था। आप इस टेस्ट के थ्रू पता नहीं लगा सकते कि ये अब इसमें सैंपल कौन सा था, कोई वो ग्लूकोज था, वो माल्टोज था, वो कोई और शुगर थी, वो क्या था, आप ये नहीं पता लगा सकते। वो उसके लिए केमिकल एग्जामिनेशन करना पड़ता है। क्लियर? हाँ जी बेटा बोले। नहीं, ये वाले जो हम टेस्ट कर रहे हैं ना कार्बोहाइड्रेट्स के, ये सारे, ये 6 हैं टेस्ट, सिर्फ ये 6 टेस्ट आप लोगों ने लिखने हैं। ये बहुत छोटा है, हार्डली आपके 2 या 3 पेजेस पे आएगा सिर्फ। आपने टेबल बनाना है बस, ये टेबल ये नीचे गिवन है, ये आपने टेबल बनाना है और बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। तो ये आपके 2 पेजेस पे या 3 पेजेस पे जाएगा बस, हार्डली। जी, आपने सिर्फ टेबल बनाना है, आपने कुछ भी नहीं करना। नहीं, सिर्फ एक टेबल है, एक ही टेबल में सारे टेस्ट हैं। पहले मॉलिश टेस्ट है, फिर आयोडीन टेस्ट है, फेलिंग टेस्ट है, बेनेडिक्ट्स टेस्ट है, ठीक है, सारे टेस्ट आपने एक ही टेबल में लिखने हैं। तो यस, तो ये तो कुछ भी नहीं है, ये बहुत थोड़ा है, ये कुछ भी नहीं है। मैंने टाइम ज़्यादा आप लोगों को इसलिए दिया है ताकि अभी आप लोगों के पास कॉपीज़ नहीं होंगी, परचेज़ करने पड़ेंगी। ज़रूरी नहीं है कि आज ही सबको कॉपीज़ मिल जाएं, 1-2 दिन भी लग सकते हैं। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि फिर आप लोगों के पास वीकेंड भी होगा, तो आराम से कॉपीज़ लेके आप लोग उस पर लिख लेना और फिर ट्यूसडे को मुझे चेक करवा दें। ओके, सो बेनेडिक्ट्स के बाद था हमारे पास बारफोर्स टेस्ट। बारफोर्स टेस्ट स्पेसिफिकली उन रिड्यूसिंग शुगर्स को डिटेक्ट करता है जो मोनोसेक्राइड होती हैं, ओलिगोसेक्राइड को नहीं, सिर्फ मोनोसेक्राइड रिड्यूसिंग शुगर्स को डिटेक्ट करता है। इस टेस्ट को करने के लिए आपने क्या करना है और इसका प्रिंसिपल क्या है। सबसे पहले हम प्रिंसिपल देखते हैं कि ये वर्किंग कैसे करता है। कि बारफोर रिएजेंट क्या है, अ मिक्सचर ऑफ एथेनोइक एसिड एंड कॉपर एसीटेट। ये मिक्सचर है किसका, एथेनोइक एसिड का एंड कॉपर एसीटेट का। बारफोर रिएजेंट खुद इज कंबाइंड विद द टेस्ट सोल्यूशन एंड बॉयल। इसको क्या करते हैं हम टेस्ट सोल्यूशन के साथ कंबाइन करते हैं, टेस्ट सोल्यूशन इसमें डालते हैं और फिर क्या करते हैं, उसी तरह इसको बॉयल कर लेते हैं, यानी कि हीट कर लेते हैं। अ रेड कॉपर ऑक्साइड प्रेसिपिटेट इज फॉर्म। और फिर क्या होता है हमारे पास कॉपर ऑक्साइड का प्रेसिपिटेट। कॉपर भी नहीं, यहाँ पे आना चाहिए क्यूप्रस, क्योंकि वैलेंसी 2 है तो कॉपर नहीं क्यूप्रस होना चाहिए इसको। क्यूप्रस ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। क्यूप्रस ऑक्साइड हमें पता है रेड कलर का होता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमारे पिछले टेस्ट हुए थे फेलिंग एंड बेनेडिक्ट्स। is combined with a test solution and boiled, a red cuprous oxide precipitate is formed which indicates the presence of reducing sugar। तो ये क्या करेगा, इंडिकेट करेगा हमें कि यहाँ पर रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट, और वो रिड्यूसिंग शुगर कौन सी है, मोनोसेक्राइड है। द रिएक्शन विल बी नेगेटिव इन द प्रेजेंस ऑफ डाइसेक्राइड शुगर्स बिकॉज दे आर वीकर रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये वाला टेस्ट जो है डाइसेक्राइड्स में, ओलिगोसेक्राइड्स में परफॉर्म नहीं हो सकेगा, बेशक वो रिड्यूसिंग हो, फिर भी ये टेस्ट उसको नहीं कर सकेगा, क्योंकि डाइसेक्राइड्स के जो रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं वो बहुत माइल्ड होते हैं, वो बहुत स्लो होते हैं और बारफोर्स के साथ रिएक्ट ही नहीं कर पाते।
This test is specific for monosaccharides due to the weakly acidic nature of Barfor's reagent. It is reduced only by monosaccharides. अब आपने इसको टेस्ट को परफॉर्म कैसे करना है, आपने क्या करना है 2 ml ऑफ टेस्ट सोल्यूशन डालना है टेस्ट ट्यूब में, और उसी के अंदर आपने क्या करना है 2-3 ml ऑफ बारफोर्स रिएजेंट डाल देना है, 2 से 3 ml उसमें बारफोर रिएजेंट डाल देना है, मिक्स इट वेल, उसको अच्छी तरह से मिक्स करना है एंड बॉयल इट फॉर 1 मिनट इन वाटर बाथ। और फिर आपने वाटर बाथ में उसको 1 या 2 मिनट के लिए रखना है, इतनी देर में वो आपका क्या हो जाएगा, ये सोल्यूशन बॉयल कर जाएगा, हॉट बॉइलिंग वाटर बाथ में आपने डालना है एंड अलाउ टू स्टैंड फॉर फ्यू मिनट्स। और फिर क्या करना है, आपने उसको थोड़ी देर के लिए स्टैंड कर देना है, वहीं पे थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देना है। फॉर्मेशन ऑफ अ रेड प्रेसिपिटेट ऑफ क्यूपरस ऑक्साइड इन द बॉटम एंड अलॉन्ग द साइड्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली ओनली मोनोसैकराइड्स आंसर दिस टेस्ट। तो अगर इमीडिएटली आपके पास, इमीडिएटली मतलब फ़ौरन ही बॉयल होने के फ़ौरन बाद अगर रेड प्रेसिपिटेट्स बन गए तो इसका मतलब है कि आपके टेस्ट सॉल्यूशन में मोनोसैकराइड्स प्रेजेंट हैं, और अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि आपके टेस्ट सॉल्यूशन में मोनोसैकराइड्स प्रेजेंट नहीं है। तो आपको पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि आपको पता है आपका प्रैक्टिकल का पेपर अलग होना है और आपका थ्योरी का पेपर अलग होना है। पेपर में, प्रैक्टिकल के पेपर में आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, विच टेस्ट वी कैन यूज़ या विच टेस्ट कैन वी यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ मोनोसैकराइड्स एंड डाइसैकराइड्स। तो मोनोसैकराइड्स और डाइसैकराइड्स के दरमियान में हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, थ्रू बारफोर्स टेस्ट। तो आपने लिख देना उसका सिंपल सा आंसर, एक जवाब एक लफ्ज़ का, कि किससे करेंगे, बारफोर्स टेस्ट से करेंगे। क्लियर? या फिर आपको क्वेश्चन आ सकता है कि हम रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर में कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो आपका सिंपल आंसर है वहाँ पे, तो आपके पास 2 आ सकते हैं, कौन कौन से, फेहलिंग एंड बेनेडिक्ट्स। इसी तरह आपसे प्रिंसिपल पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ बेनेडिक्ट्स टेस्ट। तो बेनेडिक्ट्स टेस्ट का प्रिंसिपल क्या है कि उसमें क्यूप्रिक ऑक्साइड आइंस प्रेजेंट होते हैं जो रिड्यूस होकर क्यूप्रस ऑक्साइड बन जाते हैं। क्यूप्रस ऑक्साइड का कलर रेड होता है, इसलिए हमारे पास सैंपल में रेड कलर के प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस होते हैं। डैट इज़ वाई वी विल से कि हमारा टेस्ट जो है वो क्या रहा, पॉजिटिव रहा। अगर रेड कलर के प्रेसिपिटेट्स नहीं बनेंगे तो क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। तो ये उसका प्रिंसिपल है। याद रखें, प्रिंसिपल या थ्योरी का मतलब एक है और एक्सपेरिमेंट का मतलब और है। एक्सपेरिमेंट का मतलब है ये जो 2 ml और ये वो जो चीज़ें आपने डालनी है, डैट इज़ योर तजर्बा, डैट इज़ योर एक्सपेरिमेंट, डैट इज़ नॉट द थ्योरी, डैट इज़ नॉट द प्रिंसिपल ऑफ द एक्सपेरिमेंट। प्रिंसिपल कहते हैं कि उसके पीछे की बेस, उसके पीछे की केमिस्ट्री, की वो काम हुआ कैसे, वो टेस्ट हुआ कैसे, कैसे आइडेंटिफाई किया। अब जैसे आप डायबिटीज़ का, आप लोगों को बहुत सारों को उसका एक्सपीरियंस रहा होगा, डायबिटिक पेशेंट की चेक करने का ब्लड ग्लूकोज, क्योंकि हर घर में लोगों ने खुद से अब अपने पास वो किट्स रखी हुई है डिजिटल। तो आप क्या करते हो, आप वहाँ पे वो सिर्फ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, दिस एक्सपेरिमेंट, वहाँ पे आप 1 ड्रॉप ब्लड लगाते हो उस पे स्लाइड पे, और आप उसको फॉरन इंसर्ट रख करते हो अपनी उसमें, स्टिक को इंसर्ट कर देते हो आपका जो गैजेट है उसमें, और फिर आपको वो डिजिटली बता देता है इसमें कि कितनी ब्लड ग्लूकोज आई है। उसने कैसे पता लगाया कि कितनी ब्लड ग्लूकोज आई है, वो प्रिंसिपल आपको नहीं पता, वो थ्योरी आपको नहीं पता, वो ये थ्योरी होती है। ये जो आप कर रहे हो वो आपका एक्सपेरिमेंट होता है, दैट इज योर एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट है, ये आपके प्रिंसिपल या थ्योरी है। तो बिहाइंड द रिएक्शन हो क्या रहा है, कौन किससे रिएक्ट कर रहा है, कौन सी चीज क्या हो रही है। क्लियर? तो पेपर में अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ बारफोर्स टेस्ट, तो आप वहां पे ये प्रिंसिपल लिखोगे, ओके? ये नहीं लिखोगे, ये उसका एक्सपेरिमेंट है, प्रोसीजर है, नॉट प्रिंसिपल। स्टूडेंट्स, इसमें एक ओसाजोन टेस्ट है, ओसाजोन टेस्ट आप लोगों ने नहीं करना, आयोडीन टेस्ट करना है और फिर उसके नीचे बाल्स टेस्ट वो करना है। तो 2 टेस्ट रह गए, पढ़ लें इसको भी, कोई बात नहीं, छोटे छोटे हैं। इतना ज़्यादा, हाँ जी बेटा, इतना ज़्यादा तो हमने नहीं पढ़ा। क्या कहाँ से आते हैं? हाँ जी, हाँ जी,
यस, वहाँ पे बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया है कि वहाँ पे क्या किया जाता है। नैनो पार्टिकल्स होते हैं वो बेसिकली। नैनो पार्टिकल्स ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनके अंदर आपने वो सॉल्यूशन, स्पेसिफिक सॉल्यूशन ऐड किया हुआ होता है, वो स्पेसिफिक चीज़ आपने ऐड की होती है जो आपके ब्लड ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करती है। तो वो जो स्टिक होती है ना, वो जो स्टिक आप उस गैजेट के अंदर इंसर्ट करते हो। बेटा आपने माइक्स को म्यूट कर लें, माइक्स। यस, तो आपकी जो स्टिक होती है ना, जो स्टिक को आप अपने गैजेट में इंसर्ट करते हो, गैजेट का कोई काम नहीं है वहाँ पे। गैजेट सिर्फ क्या कर रहा है, गैजेट सिर्फ केमिकल रिएक्शन जो हुआ है ना उसको क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस कर रहा है। क्वांटिटेटिवली का मतलब कि वहाँ पे कितना रिएक्शन हुआ है, कितनी ग्लूकोज आई है, वो सिर्फ आपको वो बता रहा है। उसके अंदर वो मशीनरी लगी हुई है। जबकि जो टेस्ट हो रहा है, जो रिएक्शन हो रहा है, वो आपकी स्टिक पे हो रहा है। जिस स्टिक पे आप ब्लड लगाते हो उस स्टिक के अंदर ऑलरेडी डाला हुआ होता है सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन जो ब्लड ग्लूकोज को टेस्ट करता है, वो आप उस वो ऑलरेडी आपकी स्टिक पे लगा हुआ होता है। उस पर जैसे आपका ब्लड रखते हो तो ब्लड क्या हो जाता है, फ़ौरन से वहाँ पर ब्लड ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो जाती है, और जो उसके अंदर चीज़ लगी हुई है, जो अंदर केमिकल डाला हुआ है, मोस्ट प्रोबेबली वो, वैसे स्पेसिफिकली अगर ग्लूकोज को करना है तो हो सकता है वहाँ पे फैलिंग्स ना कर रहे हो, कोई और यूज़ कर रहे हो सिर्फ स्पेसिफिकली सिर्फ ग्लूकोज के लिए, क्योंकि हमारे ब्लड में और भी शुगर्स हो सकती हैं। तो वहाँ पे हमने सिर्फ ग्लूकोज को टेस्ट करना है, तो ग्लूकोज के लिए अलग कोई और भी केमिकल हो सकता है। वो केमिकल उससे फ़ौरन ग्लूकोज से रिएक्ट करता है, ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज कर देता है, खुद रिड्यूस हो जाता है। खुद रिड्यूस हो जाता है, केमिकल रिएक्शन होता है। वो कितना रिड्यूस हुआ है वो आपके पास सामने उसको क्वांटिटी को कन्वर्ट करके आपको दे देता है कि आपके ब्लड में इतनी ग्लूकोज है। क्लियर? और इसके अलावा और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो पोर्टेबल टेस्ट हैं, जो किट्स के थ्रू किए जाते हैं। तो किट पे ऑलरेडी काफ़ी सारे इम्यूनो केमिस्ट्री यानी कि जो हमारा कुव्वत मुदाफ़ती निज़ाम है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, मुदाफ़ती निज़ाम, तो काफ़ी सारे इम्यून सिस्टम के टेस्ट भी किट्स के थ्रू किए जाते हैं, पोर्टेबल किट्स के थ्रू किए जाते हैं। तो किट पे ऑलरेडी आपकी वो सब्सटेंस लगा हुआ होता है, उस पर आप अपने ब्लड का प्लाज्मा या ब्लड ऐड करते हो तो फ़ौरन आपको पता चल जाता है कि आपके ब्लड में किस चीज़ की ख़राबी हुई है, आपका इम्यून सिस्टम इतना वीक हुआ है, किस वजह से हुआ है। तो वो ये चीज़ें ऑलरेडी आपकी स्टिक पे लगी हुई होती है। 3 बजे तक क्लास है हमारी। तो हैंड्स फ्री ना लगाएं, खोल दें, वो स्पीकर पे कर लें। क्यों शोर क्यों आएगा? स्टूडेंट्स आप लोग 3 टेस्ट पढ़े हैं सिर्फ। कौन से 4 भाई? चलो 4 चलें। तो चलें, कोई बात नहीं, 4 टेस्ट भी इतने कोई ज़्यादा था। अच्छा, किन किन स्टूडेंट्स को आयोडीन टेस्ट का पता है ऑलरेडी? जो फैलिंग तो हमने क्लास में भी पढ़ ली थी। आप बायो के हो एहतशाम? यस, आप बायो से हो ना? यस। फिर केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। अच्छा ठीक है, चैप्टर नंबर 12 में शायद अल्काइल हैलाइड्स वाले चैप्टर में पढ़े होंगे। फेहलिंग और बैंडिक्स टेस्ट उसी में ही है, ठीक है। आयोडीन टेस्ट आप लोगों ने, जिन्होंने एफएससी मेडिकल किया उन्होंने पढ़ा होगा आयोडीन टेस्ट का, जो स्टार्च को टेस्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे।